पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी एपी होगी, एपी क्या होती है वो आपको पहले से पता है, बताया था हमने पिछले वाली क्लास में। उस एपी में हमें कोई एक टर्म निकालना होगा। जैसे आप टॉपिक का नाम ही देख लो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, है ना, या फिर कुछ लोग बोलते हैं nth टर्म। आपकी जैसे एक बड़ी सी एपी लिखी है तो क्या क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसका आप 10th टर्म निकालिए, या फिर 20th टर्म निकालिए, 19th टर्म निकालिए, ठीक है। तो कोई एक एपी है, उसको हम इतना ज़्यादा आगे तक लिख तो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा 4-5 टर्म तक लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है कि 20th टर्म आप बताइए, तो आप लिखोगे तो नहीं वहाँ तक, क्योंकि लिखने में फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा आगे का कोई टर्म पूछा जा रहा तो आप वहाँ तक लिख भी नहीं सकते हो, ये काम किया भी नहीं जा सकता है ना। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला एक बनाते हैं अभी, जिसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि एक एपी अगर हमारे पास है, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि एपी में फर्स्ट टर्म हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ये चीज़ सबको पता है ना। और अगर फर्स्ट टर्म ए है तो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, आपको ये भी पता है, ए प्लस डी होगा, है ना। और इसके आगे ए प्लस 2d होगा, फिर ए प्लस 3d होगा, और ये कुछ इस तरीके से आगे जाता जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर हम लोग सबसे लास्ट वाला टर्म इसी में लिखें तो सबसे लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, सबसे लास्ट टर्म अगर आप यहाँ देखो तो सबसे लास्ट टर्म आपका एल हो जाएगा। और अगर सबसे लास्ट टर्म एल है तो एल से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, बताइए। एल से जो लास्ट टर्म है इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी होगा। बड़ा सिंपल, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कहीं से भी आप जैसे ये टर्म है इसके पीछे वाला देखोगे तो एक डी कम हो रहा ना, अगर पीछे की तरफ आओगे तो डी आपको कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की तरफ जाने से आप डी बार बार ऐड कर रहे हो। हम लोग यही तो कर रहे थे, इंट्रोडक्शन वाले दिन हमने बताया था कि हर एक टर्म आगे जाने पे आप डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड करते जा रहे हो, तभी उसके नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट वाला आपको टर्म मिल रहा है। तो अगर आपको पीछे की तरफ आना हो तो आप बार बार हर एक टर्म के लिए एक डी माइनस करोगे। तो अगर लास्ट टर्म जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं उसके जस्ट पीछे का टर्म देखें तो एल माइनस डी होगा, और इसके पीछे का भी टर्म अगर हम लोग देखें तो एल माइनस 2d होगा। इतनी बात तो क्लियर है, हमें लगता है सबको। बोलिए बच्चे, इतनी बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, ठीक है। आज आप लोग बोलते रहिएगा, क्योंकि आरोह है नहीं तो तुम लोग बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ जाना, है ना। आरोह ही बेचारा था जो बोलता था। चलिए अब हम लोग अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। इस तरीके की कुछ एपी होती है हमारे पास, ठीक है। हमें इस एपी में nth टर्म का एक फार्मूला बना लेना है, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि जब भी हमें क्या चीज बेटा, चलो जो आपने L माइनस डी लिखा है तो वो किस टर्म के लिए यूज करेंगे हम लोग? L माइनस डी जो लिखा है किस टर्म के लिए, ये तो लास्ट से दूसरा टर्म है ना। अगर हम लोगों के नोटेशन है जिससे हम लोग सिंबल जो हम लोगों ने बनाए थे, जैसे फर्स्ट टर्म ए बनाया था हम लोगों ने, कॉमन डिफरेंस को डी माना था, लास्ट टर्म को एल माना था, तो अगर उन सिंबल्स को यूज करते हुए कोई एपी बनाए तो वो इस तरीके की एपी बनेगी, है ना। अब हम लोग फार्मूला इन्हीं सिंबल के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि यही सिंबल तो हम यूज करेंगे आगे, है ना। कोई एक क्वेश्चन दे रखा होगा, वहां दिया होगा कि फर्स्ट टर्म मतलब ए इतना है, लास्ट टर्म मतलब एल इतना है, और आप ये वाला टर्म निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला बना लेंगे। जब nth टर्म का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा तो उसको यूज करके फिर हमें कोई भी टर्म निकालना होगा जब एपी में, तो उस फार्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो nth टर्म को डिनोट हम लोग किससे करते हैं, अगर हम लोग लिखें nth टर्म, ठीक है, तो इससे हम लोग डिनोट करते हैं an, है ना, nth टर्म, ठीक है बच्चे, an।
क्लियर है इतना? सर ए आपने वो नंबर के लिए दिया है। क्या चीज़ बेटा? सर आपने ए क्यों लिए वहाँ पे? तो ए एन, क्योंकि nth टर्म है, ये एक सिंबल है, आप चाहो कोई भी सिंबल ले सकते हो, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो चला आ रहा है, हम लोग उसको मान रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई और भी मान सकते हो, है ना। लेकिन इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हर जगह यही यूज़ किया गया होता है, आपको आसानी होगा, दूसरा कोई सिंबल मानोगे मुश्किल आएगी आपको, ठीक है। n मतलब nth टर्म, और a आपको पता ही हो तो सब में आता है, आप समझ सकते हो। तो nth टर्म उसका सिंबल है an, और अगर nth टर्म हम लोग बात करें, निकालें, तो जरा इसको देखना। इसमें देखिए, जैसे कि इस वाले टर्म को आप देखिए, कौन सा ये टर्म है? फोर्थ टर्म है कि नहीं है ना। तो जो फोर्थ टर्म है उसमें आप देखिएगा a तो हर एक चीज में ऐड है ही, लेकिन जो फोर्थ टर्म था उसमें d कितने थे? 3, मतलब उससे एक कम। ऐसे ये देखिए, ये आपका तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म, लेकिन है तीसरा टर्म और d कितने हैं? 2, मतलब एक कम, ठीक है। ये आपका सेकेंड टर्म है, इसलिए d कितने हैं? 1, ठीक है। तो जो आपको टर्म निकालना होगा d उससे एक कम होंगे। अगर आपको 20वां 20th टर्म निकालना है तो इसका मतलब d एक कम होंगे, 19d, और उसमें आप a ऐड कर दो, वो वाला आपका टर्म बन जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे हमें nth टर्म अगर निकालना है तो a तो ऐड करना ही करना है, सब में है, और क्योंकि nth निकालना है तो जो आपके ये d होंगे, ये nth निकालने के लिए n से एक कम होंगे d, है ना। तो n से आप एक कम कर लीजिए, ये इतने होंगे d, बीच में आपको प्लस लगाना है, हर जगह लगा, आप देख सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया? फार्मूला बन गया a प्लस n-1d। क्लियर है क्या ये फार्मूला? हाँ, नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास जो ये सीरीज है, इसमें उसने बता दिया है कि टोटल टर्म इतने हैं, कितने में बोल दे रहा है कि 10 है टोटल टर्म या 20 है टोटल टर्म, हम मान के क्या चलेंगे? n है टोटल टर्म, है ना। अगर वो बोल दे रहा है कि टोटल टर्म, इफ टोटल टर्म कितने हैं बेटा? n। अगर हमारे सीरीज में इस एपी में टोटल टर्म n है तो आप ये बताइए फिर लास्ट टर्म कौन सा होगा? बोलिए बेटा। अगर जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, हमारे पास एक सीरीज है, उसमें टोटल टर्म कितने हैं? 20, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सा हुआ? 20th, 20वां। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? है ना। तो ऐसे ही यहां टोटल टर्म n है, तो लास्ट टर्म कौन सा हुआ? nth। हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब लास्ट टर्म जिसे हम लोग डिनोट करते हैं L से, चलो इसको भी दिखा लेते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं L से, और वो क्या होगा? लास्ट टर्म आपका क्या होगा? इस केस में nth वाला टर्म ही होगा। क्लियर? अब nth टर्म क्या होता है ये फार्मूला आपको ऊपर हमने बताया, nth टर्म क्या होता है हमने ऊपर बताया, ठीक है। तो ये इसी के बराबर आप लिख दो, nth टर्म a प्लस n-1d। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये l, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है दूसरा, सेकेंड फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है कि nth टर्म निकालना वाला, ठीक है, a प्लस n-1d। सेकेंड भी फार्मूला है वही आपका, ठीक है। सेकेंड फार्मूला है आपका वही nth टर्म, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर टोटल टर्म n है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टोटल टर्म 20 है, और फिर वो बोलता है कि 20th टर्म निकालिए, या फिर कह देता है लास्ट टर्म निकालिए। तो अब आप सोचते रहते हैं कि यार लास्ट टर्म कौन सा होगा।
तो लास्ट या एन टर्म निकालने का तरीका आप देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग फिर से थोड़ा सा वही करेंगे, एक सीरीज लिख लेंगे। सीरीज आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और अगर हम लोग लास्ट वाला पॉइंट इसमें देखें तो l होगा, इसके पीछे l माइनस डी होगा, इसके पीछे l माइनस 2d होगा, और इसके पीछे l माइनस 3d होगा, कुछ इस तरीके का। ये सीरीज है, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं? बोलिए जी। ओके, तो अब इसमें पूछ रहा है लास्ट से nth टर्म, तो जरा लास्ट से कुछ सीक्वेंस देखिएगा। nth टर्म फ्रॉम इंड लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इंड से अगर कोई टर्म देखिए, लास्ट से तीसरा टर्म देखिए, सेम वही चीज है, बस एल का डिफरेंस हो गया है। अगर स्टार्टिंग से हम लोग देखते थे ए और डी होता था, बीच में प्लस होता था, जब हम लोग लास्ट से देख रहे हैं तो ए की जगह एल है और बाकी डी है और माइनस है प्लस की जगह, है ना। लास्ट से देखिए, जब आप लास्ट से तीसरा टर्म देख रहे हो तो डी कितने हैं? 2 हैं, एक कम, यहाँ भी वही चीज है, बस प्लस की जगह माइनस है ना, और एल सब में है। लास्ट से आप फोर्थ टर्म देखिए, एल माइनस क्या? 3d, टर्म है फोर्थ और डी है 3 ही, एक कम। तो लास्ट से जो भी टर्म आप देखोगे डी उससे एक कम होगा, बीच में लगा होगा माइनस और स्टार्टिंग में होगा एल। सब में आप कहीं भी देख लो, पीछे से पूरी सीरीज लिख लाओ आगे तक, ऐसा ही तो होगा। तो लास्ट से जब भी आपको टर्म निकालना है तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? उसका फार्मूला बन जाएगा एल, जो कि सब में है, बीच में लगाओगे माइनस, उसके बाद लास्ट से nth वाला निकालना है ना, तो डी कितने होंगे? n से एक कम, डी हो गए n से एक कम। ये फार्मूला बना कि नहीं बना? बोलिए जी जल्दी से। बताइए, क्या ये बात क्लियर है आपको? बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, यस सर। ओके। यस सर। तो अब देखिए, एक तो ये हमने सीधा सीधा सिंपल बना लिया फार्मूला कि लास्ट से ये वाला टर्म निकालना है, तो हमने ये फार्मूला बना लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं कि अगर हमें पता है कि उस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, अगर ये चीज़ हमें पता है, देखिए इफ टोटल टर्म m मान लेते हैं कि कोई एक सीरीज है हमारे पास और उसमें टोटल टर्म कितने हैं? m। ठीक है, तो अब लास्ट से nth टर्म निकालने का मतलब, लास्ट से अब nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म फ्रॉम इंड। देखिए, जब टोटल टर्म, हम एक सीरीज एग्जांपल के लिए लिखते हैं, यहां कोई बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका एक कोई टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, 5 टर्म मान लो, बात समझ गए? और ले लो 6, 7, ठीक है। ये 7 टर्म किसी एपी में है, टर्म कौन से हमने नहीं लिखा है, बस हमने ये लिखा है कि ये इसमें ये टोटल टर्म 7 है, सिंबल बना दिया है कुछ रैंडमली। ठीक है, अब देखिए कितने हैं बच्चे टोटल? टोटल हैं आपके इसमें 7, जो कि हमने यहाँ पे लिया है कि टोटल है m, है ना। यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं टोटल m, मतलब जैसे इसमें टोटल 7, तो 7 की वैल्यू हुई m ना। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? बोलिए बेटा, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं जरा लास्ट से थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म
फ्रॉम लास्ट, है ना। तो लास्ट से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बोलिए, क्लियर है? इस एग्जाम्पल से क्लियर है? क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो इधर का फार्मूला नहीं समझ में आएगा। अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो उसको स्टार्टिंग से कन्वर्ट करने के लिए, बात समझ रहे हो? जैसे कि आप क्लास वाला ही एग्जाम्पल ले लो। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल मान लो 30 स्टूडेंट हैं। ये देखिए 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब अगर आप पूछो कि लास्ट से 5th पे कौन आया है, ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट हैं, एग्जाम की एक रैंकिंग हुई है 30 में, ठीक है, 30 रैंक का। या तो आप कहो कि लास्ट से 5th रैंक पे कौन आया है, या फिर आप उसी को क्या कह सकते हो, लास्ट से 5th रैंक पे क्या आया, या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग से। तो आप क्या करोगे, टोटल जो आपके थे 30, उसमें से माइनस कर दो 5 और प्लस कर दो 1। ये वाला टर्म स्टार्टिंग से ये वाला स्टूडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना। लास्ट से 5th, या फिर कह लो स्टार्टिंग से ये वाला बच्चा। अगर टोटल क्लास स्टूडेंट की 30 की है तो या फिर कह लो कि लास्ट से 5th रैंक किसकी है, या कह लो स्टार्टिंग से ये वाली रैंक किसकी है। बात एक ही है ना। तो ये चीज़ जो यहाँ पे हो रही थी ना, जो दूसरा वाला फार्मूला हम लोग बना रहे हैं जिसमें लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से टर्म में। बात समझ रहे हो? लास्ट से तीसरा टर्म निकालना था तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि स्टार्टिंग से ये कौन सा होगा, क्योंकि हमें टोटल टर्म पता है। ये काम हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें टोटल टर्म गिवन होंगे किसी सीरीज में। बात समझ रहे हो? क्या ये सबको बेटा अच्छे से क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्योंकि अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये फार्मूले में। ये बात जो हम बोल रहे हैं, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए, कोई है बच्चा? बोलिए। एक बार फिर से रिपीट कर दें। अच्छा यार, बड़ी आसान चीज है बच्चे, बड़ी आसान चीज है, फिर भी इसी एग्जाम्पल से एक बार फिर से समझो। कितने टर्म हैं? 7 टर्म है, ठीक है, सबको दिख रहा है 7 टर्म है। 7 लोग लाइन से खड़े हुए हैं। किसी ने बोला कि लास्ट से तीसरा आप बताइए, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है लास्ट से तीसरा ये वाला है, ठीक है। 7 लोग खड़े हैं साथ में एक लाइन में, कोई पूछे लास्ट से तीसरा बताइए तो आप कहोगे ठीक है लास्ट से तीसरा है। लेकिन अगर इसका नंबर स्टार्टिंग से निकालना हो तो आप क्या करोगे? जो लास्ट से तीसरा है अगर आपको स्टार्टिंग से निकालना है कि ये कौन सा है, तो जो टोटल नंबर थे लोगों के, जो टोटल लोग खड़े थे इस लाइन में, उस टोटल नंबर से ये वाला नंबर माइनस कर दीजिए, है ना। टोटल थे 7, उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए, है ना, और फिर जो वैल्यू बच रही है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो ये जो आपका नंबर आएगा, ये वाला टर्म अगर आप स्टार्टिंग से निकाल लो तो आप यहीं पे पहुंचोगे। देखिए ना 5th टर्म, तो 5th टर्म आप यहीं पे तो पहुंच रहे हो, यही तो है 5th टर्म, है ना। तो बात वही हो गई, चाहे आप लास्ट से 3rd टर्म की बात करो, चाहे आप स्टार्टिंग से 5th टर्म की बात करो, एक ही है ना। बात क्लियर? ओके, क्या आप आगे बढ़ें? सबको क्या क्लियर है अच्छे से? ठीक है, बोल देना, एक एक चीज क्लियर करके रहना, भले ही हमको एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस फार्मूले को कैसे बनाते हैं। टोटल टर्म हमारे पास m है, बात क्लियर है। तो अगर किसी सीरीज में जैसे यहाँ 7 थे, टोटल टर्म हमारे पास m है और हमें क्या निकालना है? nth टर्म फ्रॉम एंड, आखिरी से nth निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल में से वही माइनस कर देंगे, है ना, टोटल में से वही माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे 1, है ना। तो जो ये वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म है, ये टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा कि नहीं है, है ना।
अगर nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू हो जाएगा ये वाला टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। एक ही बात होगी कि नहीं, सेम जैसे इधर था। क्लियर चीज, क्लियर, सेम इसकी तरीके से हमने इधर लिखा है ना। टोटल m थे तो टोटल वाले में से जो आपको लास्ट से निकालना था टर्म वो वाला नंबर हमने माइनस किया, टोटल ये, और उसमें से माइनस किया ये जो आपको लास्ट से निकालना था। जैसे इसमें टोटल था 7 और 7 से माइनस किया हमने 3 जो लास्ट से निकालना था। ऐसे ही इसमें टोटल 7 है हम मान रहे हैं और माइनस कौन सा कर रहे हैं, n जो लास्ट से निकालना है, और एक ऐड कर दे रहे हैं जैसे इसमें एक ऐड कर दिया था। तो ये अब जो नंबर आएगा ये वाला टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा कि नहीं होगा, जैसे इसमें हो जा रहा था। बोलिए जी, बोलिए बच्चे, क्या कोई मुश्किल है? ओके चलो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम लोग बंद करते हैं, इधर थोड़ा अलग अलग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये साइन भी हटा देते हैं ताकि आपके नोट्स थोड़ा ठीक रहें, आपको पूरा क्लियर समझ में आए। चलिए, तो ये टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फार्मूला आपको हमने पहले ही बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में। देखिए स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d है ना। अगर nth निकालना है तो n माइनस 1d, या फिर n की जगह जो वैल्यू होगी वो वाला आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पे हमको कौन निकालना है, ये वाला टर्म। तो वही फार्मूला, बस n की जगह हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पूरी, ये पूरी वैल्यू हम लोग किसकी जगह पुट करेंगे, n की जगह, जो वाला फार्मूला है स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का। बात समझ रहे हो? देखो a प्लस n की जगह ये पूरा m माइनस n प्लस 1, n ये पूरा हो गया आपका n की वैल्यू, n माइनस क्या 1, n माइनस 1 ब्रैकेट में हो गया और d। ठीक है, होगा कि नहीं होगा ये चीज, बोलिए। अगर nth टर्म निकालने का फार्मूला आपका a प्लस n माइनस 1d है, ये किसका है, nth का। ठीक है, तो n की जगह ये हो गया m माइनस n प्लस 1th, तो हम n की जगह वही वैल्यू पुट कर दिए हैं। देखिए ऊपर लाइन भी खींच दिया, -1 ये वाला माइनस, फिर 1 और उसके मल्टीप्लाई में d, a तो लिखा ही जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, फ्रॉम बिगिनिंग। क्लियर है इतना? अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, n टर्म ये हो गया, इधर भी सही कर लीजिए आप, थोड़ा सा 1 को साफ साफ बना लो। कट हो गया ये, और कहीं बचा है नहीं? ठीक है, चलो यही शीट आ जाएगी, आराम से आपके पास रहेगी। तो ये दोनों फार्मूले क्लियर हैं, रटना तो नहीं है किसी को, सबको समझ में आ गए। हम लोग क्या कुछ आगे बढ़े? अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट तो आसान चीज़ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, ये काम आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये काम आप अपने आप भी कर सकते हो। क्या है, डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई दो टर्म और उनका डिफरेंस। तो कोई दो टर्म मान लेते हैं, nth टर्म है, ये nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। एक और हमारे पास है mth टर्म am, क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d। ये होंगे दोनों कि नहीं होंगे? अगर nth टर्म और mth टर्म हम निकाल रहे हैं तो ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे बेटा? ये nth टर्म है, ये mth टर्म है। अब यहाँ बात की जा रही है कि दोनों का डिफरेंस, कोई दो टर्म है उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सी चीज है, an माइनस am इज इक्वल टू, माइनस कर दो, a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया, बीच में आपने माइनस लगाया और इसको लिख दिया a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, क्या कट पिट रहा है, क्यों? a आपका और a आपका कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से। nd इधर प्लस होगा, इधर तो md होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये
माइनस का डी इधर होगा और इधर प्लस का डी बन जाएगा, तो माइनस का डी प्लस का डी कट जाएगा। चलो थोड़ा सा और हम लिख लेते हैं इसको, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो एन डी माइनस डी, और इधर आप देखोगे तो माइनस का आपका ये क्या हो जाएगा एम डी, और ये माइनस माइनस प्लस का आपका हो जाएगा केवल और केवल डी। तो ये डी और ये डी और चला गया, तो अब आपका क्या बच रहा है, अगर आप डी बाहर रख लो, अगर आप डी बाहर रखो तो इसमें क्या बचा एन माइनस एम। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला बन चुका है कोई दो टर्म के डिफरेंस के लिए। ठीक है, अगर कोई एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, और उस सीरीज में एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 15th वाले टर्म में और 20th वाले इन दोनों टर्म में डिफरेंस बताइए, है ना। तो बस आपको n और m की वैल्यू पुट करनी होगी और d की वैल्यू पुट करनी होगी, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अगर ये फार्मूला आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, 15th वाला टर्म निकाल लीजिए, फिर 25th वाला टर्म निकाल दीजिए, बाद में उनका डिफरेंस कर दीजिए, बस खेल ख़त्म। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, है ना, क्योंकि पहले आप ये वाला टर्म निकालोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, बाद में माइनस करोगे, है ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ कर लीजिए, उन दोनों को माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो सीधे सीधे आ जाता है ना। तो अगर आपका ये फार्मूला आपको पता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो हो भी जाएगा, इसकी कोई इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोग एक एपी पढ़ रहे थे, ठीक है, एपी में कोई टर्म निकाल रहे थे। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हो मिडल टर्म की बात की जाती है, तो कहीं पर भी अगर कोई आपकी एपी लिखी हुई है तो उसका मिडल टर्म आप कब बता पाओगे, जब आपकी वो एपी फाइनाइट होगी, है ना। अगर इनफाइनाइट तक एपी जा रही है तो उसका मिडिल टर्म निकालने की बात ही नहीं, कोई बनती नहीं, है ना। जैसे आपके क्लास में बच्चे अगर इनफाइनाइट हैं, आपको यही नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा बच्चा एक लाइन अगर लगी है तो आप कहाँ पता कर पाओगे, नहीं पता कर पाओगे अगर इनफाइनाइट उस लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एपी में इनफाइनाइट टर्म्स हैं लगातार तो आप उसमें मिडल नहीं निकाल पाओगे, वहाँ पर आपको मिडल टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे आपकी एपी फाइनाइट है, आपको पता है कि हाँ इतने टर्म हैं, तब आप उसमें निकाल सकते हो कि कौन सा आपका मिडल टर्म होगा। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले देखिए, रैंडम हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से कुछ टर्म लेते हैं और देखते हैं उसमें कैसे आप निकाल पाओगे। जैसे आपका एक टर्म ये हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, ये एपी एक रैंडम बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका तीसरा है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, कोई एक एपी अपने पास है और उसमें इस सीक्वेंस में ये आपके 5 टर्म अगर हैं तो आप देख के सीधा सीधा यहाँ, तो क्योंकि बहुत कम टर्म है, केवल 5 ही, आप सीधा सीधा यहाँ देख के बता सकते हो कि कौन सा टर्म मिडल टर्म है, कौन सा टर्म बीच का टर्म है ना। सीधा सीधा आप देख के बता सकते हो। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो मिडल टर्म कौन सा है बेटा, ये वाला है कि नहीं, क्यों बच्चे। और ये अगर आप मिडल टर्म निकालना चाहो तो ये मिडल टर्म कैसे आएगा, अगर आप इसमें देखो तो टोटल 5 टर्म थे, टोटल 5 टर्म थे और मिडल टर्म कौन सा है, तीसरा, ये थर्ड, ये नंबर कहाँ से आया। अगर जो टोटल टर्म है जैसे 5 हैं उसमें हम लोग 1 ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2, तो जो नंबर आ रहा है वही क्या है, आपका मिडल टर्म है ना। जैसे कि कितना आ जाएगा 3, तो ये थर्ड टर्म जो आपका यहाँ पे है ये टर्म ही आपका क्या होगा, मिडल टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वो जितने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें और वही होगा आपका मिडल टर्म। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, मिडल टर्म ऑफ एन एपी क्या बन जाएगा, अगर टोटल टर्म n है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी एपी में टोटल टर्म n है तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, n+1/2 TH, ये टर्म हो जाएगा आपका मिडल टर्म।
क्या ये फार्मूला आपको क्लियर है इस एग्जाम्पल से? जल्दी से बोलिए आप लोग। क्यों बेटा? यस सर। ओके, रटना, ये चीज़ रटने वाली तो नहीं है, आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, बोलिए जी, है ना। ये आपका फार्मूला कब यूज होगा? जब आपके टर्म ऑड है, ठीक है, जब आपके टर्म ऑड है। बात समझ गए? आप ब्रैकेट में कहीं लिख भी लीजिए, जब आपके क्या n जो है वो अगर आपका ऑड है, ठीक है, तब ये फार्मूला यूज होगा। चलिए दूसरे पे हम लोग आते हैं, एक इवन वाले टर्म्स को लेते हैं, जरा देखते हैं। तो मानिए आपकी एपी ये है कुछ इस तरीके से, एक टर्म हो गया, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया और ये आपका सिक्स हो गया, ठीक है। ये आपके टोटल 6 टर्म्स हैं किसी एपी में, ठीक है। और अब आपको इसमें मिडल टर्म बताना है। तो आप देखिए, इसमें आप देखोगे जैसे ही तो आप बोलोगे सर इसमें एक नहीं 2 मिडल टर्म है, ठीक है। कौन से? ये दोनों आपके मिडल टर्म हैं इसके अकॉर्डिंग, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। आप ये बोलोगे, क्लियर है इतना? इन दोनों की वैल्यू आएगी कैसे? जो ये आया है, अगर आप देखें टोटल 6 टर्म्स हैं, अगर आप टोटल को 2 से डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ जाएगा 6/2, ठीक है। जो टोटल टर्म्स हैं उसको सिर्फ हाफ कर दीजिए तो ये वाला आपका टर्म आ जाएगा। और फिर जब ये आ गया तो इसके आगे पहुंचना है तो इसी में आप 1 ऐड कर दीजिए। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? 6/2 + 1, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है। और ये, तो यहां से अगर आप फार्मूले की बात करो तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडल टर्म आपके आएंगे, और वो 2 मिडल टर्म क्या होंगे? एक तो n/2 और एक तो n/2 + 1, ये 2 टर्म आपके हो जाएंगे मिडल टर्म जब आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपका बन गया मिडल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एक तो हो गया n/2, ये टर्म हो गया, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो गया? दूसरा भी आप लिख लीजिए, n/2 + 1, ठीक है। ये कब होगा? जब आपके टर्म क्या हैं? ऑड। यहां पे आप लिख भी लीजिए, जब n आपके क्या हैं? इवन, ओके, इवन लिख लीजिए आप यहां पे, ठीक है। तो ये 2 आपके फार्मूले बन चुके हैं, इनको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब बताइए, आपको ये फार्मूले दोनों पूरी तरीके से क्लियर हैं? इसमें कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको लगता है कि रटना पड़ सकता है? बोलिए जी, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो आप एपी का मिडल टर्म कैसे निकालोगे? n + 1/2, ठीक है। और जब इवन होंगे तब आप 2 मिडल टर्म हो जाएंगे, और वो दोनों क्या होंगे? n/2 और n/2 + 1। इनर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, यहाँ से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट जब आप स्टैट पढ़ोगे, आगे है ना चैप्टर आपका लास्ट में स्टैट, ठीक है। तो वहां पर भी स्टैट में भी आपको मिडिल टर्म निकालना होगा, ठीक है। मीडियन वगैरह जब निकालते हो तो वहां पे भी मिडिल टर्म की बात की जाएगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसी तरीके से यही फार्मूले, सब कुछ यही होगा, ठीक है। वहां पर भी इसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। इसकी कब जरूरत पड़ेगी? जब हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे और क्वेश्चन बोलेगा कि एक एपी है जिसमें टोटल 3 टर्म है, या फिर कहेगा एक एपी है जिसमें टोटल 4 टर्म है, या टोटल 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, ऐसा कुछ जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ बोला जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि 3 टर्म्स एक एपी में हैं और फर्स्ट वाला टर्म सेकंड से इतना ज़्यादा है, सेकंड वाला फर्स्ट से इतना है, फर्स्ट वाला ये कुछ ऐसे बोलेगा और प्रॉब्लम बनाएगा, ठीक है। तो वो जब 3 टर्म्स हमको मानने की बारी आएगी तो वो हम कौन कौन से 3 टर्म्स मानेंगे या कौन कौन से 4 टर्म्स मानेंगे, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। वैसे तो आप कुछ भी मान लीजिए, XYZ में मान लीजिए, एपी, किसी एपी की बात की जा रही है और उसने बोला है कि एपी के 3 टर्म्स इस एपी में हैं, तो आप X और Y और Z मान लिया।
लेकिन उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आगे जाके आप फंस जाओ तो सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं कि कितने टर्म्स की जब बात होगी तो हम उनको कौन कौन सा मानेंगे। ठीक है, जैसे टोटल अगर वो बोल रहा है कि 2 टर्म्स हैं किसी एपी में, 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो वो 2 टर्म्स हैं तो हम लोग कौन कौन से वो 2 मान लेंगे, फिर बताइए। अगर 2 टर्म्स हैं किसी एपी में तो हम लोग कौन से, कुछ लोग कहेंगे चलो x और y मान लो 2 टर्म्स, कुछ लोग कहेंगे a और a प्लस d मान लो। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही तरीका है कि आप वो 2 टर्म्स कौन से मान लो बेटा, एक तो आप a प्लस d ये एक टर्म्स मान लो, और एक आप a माइनस d ये टर्म्स मान लो। है एपी कि नहीं है एपी में? ठीक है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में बताइए क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी इस तरीके से जा रही है, ये 2 पास पास के टर्म हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ बताइए आप? 2d। जी हाँ, क्योंकि इस वाले टर्म से आप इसके पीछे वाले टर्म्स को माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई 3 टर्म्स एपी के मानने हैं तो वो 3 टर्म्स हम लोग कौन कौन से मानेंगे बेटा? एक तो a मान लेंगे, एक इसके आगे का a प्लस d मान लेंगे, और एक इसके पीछे का a माइनस d मान लेंगे। ये 3 टर्म्स मान लेंगे अगर हमें किसी एपी के 3 टर्म्स मानने हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हमें 4 टर्म्स मानने हैं, ठीक है, 4 टर्म्स अगर हमें मानने हैं तो वो 4 कौन कौन मानेंगे हम लोग, क्योंकि 4 क्या है, इवन 2 भी इवन वाला था, इसी में हम लोग क्या एक और इधर लिख देंगे। सेम इतना लिखने के बाद a माइनस डी और a प्लस डी 2 ये हो गए, एक इसके आगे का लिख दो, कौन सा इसके आगे का होगा, और एक इसके पीछे का लिख दो। कलर चेंज कर लो ताकि और क्लियर आपको दिखे। तो इसके आगे का बेटा कौन सा होगा, a प्लस 3d यही होगा ना बेटा, और इसके पीछे का आपका हो जाएगा a माइनस 3d। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर 4 टर्म्स किसी एपी में मानने हैं तो आप इस तरीके से मान सकते हो। क्लियर है इतना कि नहीं क्लियर है? जोड़ीदार है 3 का, है ना, तो ये 3 वाला ये पूरा एज इट इज ऐसे ही उठा लो आप, a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है, एक इसके आगे पीछे और ऐड कर दो तो 5 बन जाएंगे। तो एक और ऐड करने के लिए a प्लस डी है तो और इसके आगे a प्लस 2d हो जाएगा, सबको पता है, और इसके पीछे का क्या होगा बेटा, a माइनस 2d होगा, ये भी सबको पता है। तो ये आपके 5 टर्म्स एपी के बन गए। इसी सीक्वेंस में जितने भी आपको मानने हैं, अब आप समझ गए हो किस तरीके से मानना है, आप चलते जाओगे। ठीक है, अगर कोई इवन है तो आप 2 वाला उठाओ और उसके इधर उतने बढ़ाते जाओ जब तक कि आपको टोटल उतने ना मिल जाए। ऑड है तो 3 वाला आपको याद रखना है, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, इवन वाले में क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है, आप इतना भी याद रख सकते हो, और ऑड वाले में क्या है, कॉमन डिफरेंस केवल d का है। अच्छा, ये टर्म्स मानने से फायदा क्या हो रहा है? क्या किसी को दिख रहा है कि इससे फायदा क्या हो रहा है? बोलिए जी, बोलिए जी, किसी को दिख रहा है कि इससे फायदा क्या हो रहा है? अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम x y z भी तो मान सकते थे। क्या चीज बेटा? क्या चीज? हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और कुछ? हम लोगों को बीच में डिफरेंस मालूम है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसमें कहीं भी आप देखें, इन दोनों का अगर हम लोग सम कर दें तो डायरेक्ट d एलिमिनेट हो जाएगा। और हमेशा हमारा टारगेट क्या रहता है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम अननोन होना चाहिए ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें, कम से कम अननोन हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर इस तरीके से हम मान रहे हैं टर्म्स, तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही अननोन बचेगा अगर हम लोग उसे प्लस कर दें, है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या कहेगा कि सारे टर्म्स का सम इतना है, तो सिंपल सा अगर उसने ऐसा बोल दिया कि सारे टर्म्स का सम इतना है, तो टोटल है 4 टर्म्स, तो हम 4 ये वाले टर्म कर लेंगे और सम करेंगे इज इक्वल टू उसने जो बताया होगा। तो d क्या होगा, डायरेक्ट सबका कट जाएगा, d बचेगा ही नहीं, केवल एक ही वैल्यू बचेगी, फटाफट चीजें आ जाएंगी।
अननोन गायब हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए सबको ऐड करने से डी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। वही काम अगर हम ये टर्म एक्स वाई जेड में मान लेते तो तीन अननोन हो जाते, फिर तो हम सॉल्व करते करते काम खत्म हो जाता, है ना। इतने सारे अननोन कैसे सॉल्व होते। यहाँ हमने कुछ इस तरीके से इनको मानना है कि सारे देखो अननोन सब गायब हो जाएंगे। पहली बात तुमने केवल 2 अननोन में रखा है, ए और डी भी आपका ऐड करने से गायब हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान फिर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस तरीके के मानने वाले हैं। बात समझ रहे हो? बोलिए जी बच्चे, बात समझ में आई क्या हमने बोला? अच्छा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि कब वर्ड प्रॉब्लम ने क्या बोला तो हमें वो कौन कौन से वर्ड जो है टर्म्स मानने हैं। ठीक है, रैंडम अगर इधर उधर के टर्म्स आप मान लोगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आपका कैलकुलेशन फंस जाएगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जरा हम लोग एक एपी लिखते हैं, ठीक है। आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, कोई बात नहीं। इससे पीछे अगर आपको आना है तो a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, ठीक है। और भी आना है, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। एक चीज यहां देखिएगा आप, ये एक टर्म हमने पकड़ा, इस टर्म को हमने पकड़ा, ठीक है। यहां से आप देखिए अगर लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ अगर आप बराबर चल के उनका सम करते हैं तो वो सम क्या रहेगा? इसके बराबर में हम यहां दोनों जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है। 1 स्टेप पीछे 1 स्टेप आगे, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? देखिए सम हो रहा होगा आपका 2a। इसी तरीके से 2 स्टेप पीछे और 2 स्टेप आगे अगर जाते हैं तो आपको ये वाले दोनों एलिमेंट मिलेंगे, और इनका भी अगर आप सम देखेंगे तो क्या हो रहा है? 2a। इसी तरीके से 3 स्टेप अगर हम लोग पीछे जा रहे हैं और तब देख रहे हैं सम कितना हो रहा है, तो वो आपका आ रहा है 2a। तो इस कॉन्सेप्ट की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है किसी वर्ड प्रॉब्लम में, जब वो बोलता है कि एक टर्म है उसके 10th टर्म ये है और फिर पीछे की तरफ 10th टर्म ये है, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि अगर उससे सेम डिस्टेंस पे आगे और पीछे कोई टर्म है तो क्या होगा? उन दोनों टर्म का सम 2a होगा। देख नहीं रहे हो? सब में देखिए आप, इससे सेम डिस्टेंस पे आगे और पीछे जो टर्म है उनका जब हम सम कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? एक कांस्टेंट 2a आ रहा है हर एक में। क्लियर इतनी बात? ओके, तो ये आपका पार्ट 2 का लास्ट कॉन्सेप्ट था, और अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए? बोलिए जी। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन। फिर ये आपका आ गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर। एक सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है। आप देख भी सकते हो एपी। अगर आपको पता करना है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच में और इनके बीच में और इनके बीच में, आपको दिख जाएगा कि हाँ ये एपी है, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो इसका बच्चे बताइए फर्स्ट टर्म ए कितना है? बोलिए 5, और कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा? आप 2 माइनस 5 कर दीजिए, कितना होगा? -3। तो 2 चीजें तो आप फट से निकाल लोगे देखते ही देखते एपी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि nth टर्म भी निकालो और इसका 12th टर्म भी निकालो। तो एक तो तरीका है मजदूरी वाला कि 12 तक इसमें टर्म लिख डालो और देख लो 12th टर्म कौन सा होता है ना। और
दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला लगा लो। तो किसी भी एपी में nth टर्म अगर आपको निकालना है तो सबसे स्टार्टिंग में हमने फार्मूला आपको बताया था कि a n मतलब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d मतलब d क्या है उससे एक कम कर दो, ये हो जाएगा। अब ये nth टर्म a की वैल्यू आपको पता है 5 है, प्लस nth टर्म निकालना है तो n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। d की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, -3, ये -3 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अलग नहीं लिखना। तो ये आ गया है आपका nth टर्म। चाहते हो अगर तो और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, -3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो n को, फिर -3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। ये 5 हो गया, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा और 3n हो जाएगा ये, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो, 5 + 3 आपका 8 - 3n, इतना आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, बोलिए जी? यस सर। ओके, तो अगर इतना क्लियर है, 8 - 3n आ गया है nth टर्म, तो अब फिर हम जिस टर्म को चाहें यहीं से निकाल सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम अगर a12 मतलब 12th टर्म निकालना चाहते हैं तो चाहे आप यहाँ n की वैल्यू 12 रख दो, चाहे आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचे हो तो यहीं n की वैल्यू 12 रख दो। तो सीधे सीधे यहाँ रखते हैं, क्यों इतना ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएं। 8 - 3 और n की वैल्यू आपकी 12 है ना, क्योंकि 12th टर्म हम निकालने जा रहे हैं तो n की वैल्यू रख देंगे 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आप बताइए जल्दी से कितनी आ रही है? -28। चलिए ठीक है, -28। तो ये हो गया आपका आंसर 12th टर्म, ठीक है। ये आपका हो गया 12th टर्म और ये आपका हो गया nth टर्म। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बताइए जी, बोलिए। इजी है ना? हाँ ठीक है, बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। nth टर्म निकालना था तो n के फॉर्म में निकाल लिया, 12th टर्म निकालना था तो n की वैल्यू 12 डाल दी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आ गया आपका नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। कह रहे हैं कि कौन सा टर्म इसका 78 होगा, ठीक है। तो एक काम तो वही है, लिखते जाओ, जहां 78 आ जाए तुरंत वहीं रुक जाना और फिर देख लेना कि कौन से नंबर पे आया है, पता चल जाएगा। लेकिन दूसरा क्या तरीका है कि हम लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप AP देखिए और AP देख के आप बताइए क्या A कितना है इस AP का बेटा, फर्स्ट टर्म वो है आपका 3। और अगर आप कहेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि nth टर्म है 78। nth टर्म वैसे होता क्या है, nth टर्म होता क्या है आपका a प्लस n माइनस 1d, ये होता है nth टर्म, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म ही क्या है 78 है और n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, बाकी चीज़ों की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ से, ठीक है। तो a की वैल्यू हमको यहाँ हमने निकाल लिया है 3 है, प्लस n हमको निकालना है -1, d हमको पता है क्या है 5। तो यहाँ से आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए n की वैल्यू क्या आई, बहुत स्पीड से बताइए जल्दी। कितनी? 16, बिल्कुल सही है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ रही होगी 16, ठीक है, क्योंकि आप ये यहाँ से 78 करोगे, ये आपका 3 है और ये आपका हो जाएगा 5n-5, ठीक है। तो 5 ये आपका माइनस है, इसका मतलब -2 बचेगा और इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि कर देगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 16, है ना। तो इसका मतलब 16th टर्म जो है वो है 78। बात क्लियर है क्या, बोलिए जी, बात क्लियर है? ओके, तो देखिए आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से AP के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, है ना। बस आपको जो इससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि क्या 402 आपका जो टर्म है वो इस सीरीज में आता है क्या?
ये पूछ रहा है कि 402 इस सीरीज का टर्म है क्या, है भी कि नहीं भी है, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एपी देखेंगे और बोलेंगे ए की वैल्यू यार इसमें है 8, और दूसरी चीज हम लोग बोलेंगे डी की वैल्यू है, बच्चे बताइए कितना है डी की वैल्यू, 13 माइनस 8 कितनी है 5। तो D की वैल्यू आपको सीरीज से पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। जितनी वैल्यू आपको सीरीज से मैक्सिमम पता चल जाया करें उनको सबसे पहले फट से यहाँ लिख लिया करो। अब ये कह रहा है कि भाई बताइए 402 इसी सीरीज का नंबर है कि नहीं है। इस सीरीज को जब हम आगे लिखेंगे तो 402 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये जो 402 है ये nth टर्म है, nth टर्म पे कहीं आता है, और फिर हम देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है। तो हम मान लेते हैं, फार्मूला आपको पता है a nth क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। हम मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है, 402 है, 402 है nth टर्म। a की वैल्यू आप यहाँ से फट से देख सकते हो 8 है, और n माइनस 1, n तो निकालनी है, d की वैल्यू आप देख सकते हो 5 है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 402 और ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 5n हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो फिर से 8 और माइनस 5 कितना बचा, प्लस का 3 है ना, और वो प्लस का 3 जब इधर आ जाएगा तो कितना रहेगा 399, ठीक है, इज इक्वल टू 5n। जरा बच्चे बताइए हमको यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए कितनी बेटा, डेसिमल में आए, n की वैल्यू आपकी डेसिमल में मतलब फ्रैक्शन आ रही है। तो क्या n की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि आप कहो कि 16.2 वाला टर्म इतना है, 15.7 वाला टर्म इतना है, 2.2 वाला टर्म इतना है, नहीं ना। हम लोग टर्म की तो बात कर रहे हैं होल नंबर में, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। पॉइंट में थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ ये 1.5 वाला टर्म ये है। तो अगर ये 402 आपका कोई nth टर्म पे होता तो वो n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में ना आके क्या आती, कोई इंटीजर आता, है ना। बात समझ रहे हो, कोई एक नंबर आता, पहला दूसरा तीसरा कुछ इस तरीके से आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब 402 भाई इस सीरीज में तो नहीं आ रहा है कहीं, क्योंकि अगर इस सीरीज में आ रहा होता ना तो n बता देता है कि हाँ इस नंबर पे आ रहा है, लेकिन इस नंबर पे ना ये तो पॉइंट में आ रहा है, कुछ डेसिमल नंबर बन रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन बच रहा है। तो इसका मतलब ये 402 आपका इस लिस्ट में तो नहीं आने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए जी, बात क्लियर है, बोलिए बच्चे, बोलिए। ओके ठीक है, तुम लोग बोलते रहा करो भाई, कहाँ खो जाते हो, बोलते रहा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 20th टर्म निकालना है कहाँ से, लास्ट से। तो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था ना, स्टार्टिंग से भी कोई एक टर्म निकालने के 2 फार्मूले, उसके बाद आखिरी से भी कोई एक टर्म निकालने के 2 फार्मूले, है ना। आखिरी से निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। क्या बताया था बेटा, L माइनस n माइनस 1d, यही तो हमने बताया था। और अगर आप इसमें देखें तो A की वैल्यू आपकी है 3, D की वैल्यू कितनी है 5, और उसके बाद L की वैल्यू कितनी है 253, ये है L की वैल्यू। तीनों वैल्यू आपको पता है, यहां आप पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, n मतलब कौन सा निकालना है, 20th टर्म लास्ट से, है ना। तो n की जगह आप पुट कर दो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो L की वैल्यू यहां से देखो 253 माइनस n की वैल्यू 20 माइनस 1, और D की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो 5। बच्चे जरा फटाफट आप इसको कैलकुलेट करके बता दो कि ये कितना आ रहा है, जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा ये कितना आ रहा है।
158, बिल्कुल सही, 158। इसका मतलब जो इसका 20th टर्म है वो कौन सा है? 158 है। कहाँ से? पीछे से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से जो आपका 20th टर्म है वो 158 है। बात क्लियर है क्या? इतनी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट है, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है कि ये जो आपकी सीरीज है, आप देख सकते हो 53, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम, तो जब कम होता जा रहा तो कहीं ना कहीं तो आगे आएगा जहां पे आपका ये सीरीज क्या होगा, होगी निगेटिव में चली जाएगी। फिर निगेटिव में नंबर और कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि घट रहा है ना। अगर बढ़ रहा होता तो निगेटिव में नहीं जाता, लगातार घट रहा है, इसका मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं निगेटिव वाले टर्म आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वही ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पहले निगेटिव टर्म आएगा, है ना। फिर उसके बाद तो चलते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, 10वां 12वां 15वां, कौन सा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो चीजें आप पहले से कर रहे हो, सबसे पहले आप ए देखते हो क्या है, और वो ए आप इससे कहोगे 53 है, और डी आप कहोगे कि इसमें कितना है, बोलिए बेटा। डी कितना है? -5, ठीक है। तो ए और डी आपको वहां से मिल गया। जब ए और डी मिल गया तो आप मान लो कि nth टर्म होगा सबसे पहले निगेटिव। nth टर्म आप मान लो कि निगेटिव होगा, तो ए nth जरा निकालिए। ए nth क्या होगा? a प्लस n-1d। हम मान लेते हैं ये nth वाला टर्म क्या है? फर्स्ट निगेटिव टर्म। जरा इसको निकालते हैं हम। तो देखिए आपका a की वैल्यू 53 प्लस n-1, n आपको पता नहीं है, -1, d की वैल्यू आपको पता है -5, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो 53 प्लस, अगर आप -5 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5n, ठीक है, और ये माइनस प्लस का कर देगा आपका 5, ठीक है। तो 53 आपका प्लस का है और 5 आपका प्लस का हो गया। कितना हो गया? 58 माइनस 5n इक्वल टू 0। क्यों बेटा? फिर उसके बाद तो ये चीज सही है। आपको पता है ये सीरीज जब जा रही है धीरे धीरे घटती, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 0 पे पहुंचे और फिर 0 के बाद निगेटिव पे तुरंत पहुंचेगी, है ना। तो हम लोग देखें कि 0 कौन सा टर्म है। निगेटिव में क्या वैल्यू लेंगे कुछ नहीं पता, हम लोग देख लें कि 0 पे ये सीरीज कहाँ पे पहुंच रही है, कितने टर्म के बाद ये 0 पे पहुंच रही है, फिर उसके जस्ट आगे वाला निगेटिव आपका टर्म होगा, है ना। तो 0 पे जरा चेक करते हैं। तो आप 0 रख दोगे, nth टर्म मान लेते हैं हम 0, है ना, और वो 0 कहाँ पे पहुंच रही है वो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 के इक्वल रखने के बाद ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 रखने के बाद? आपका आ जाएगा 58/5, 58/5 और 58 चीज बच्चे ये आ रही है 11.6, मतलब 11 के बाद 11.6 पर जो है सीरीज 0 होगी। बात समझ रहे हो? 11.6 पे सीरीज 0 होगी। लेकिन हम लोग तो टर्म वाइज लेते हैं, इसलिए 11.6 की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्राफ की तरीके से बढ़ाते हुए इस तरीके से अगर आप बनाओ तो 11.6 पे जाके ये सीरीज क्या होगी? 0, और फिर उसके नीचे जैसे ही और आगे बढ़ेगी, आएगी पीछे की तरफ, तुरंत वो क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो इसके बाद 11.6 के बाद 11.7 पे होगी तो निगेटिव, लेकिन हमें वो तो लेना नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक इंटीजर में टर्म बताना है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद वाला फिर क्या होगा? 12th जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा? निगेटिव टर्म होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी। होगा निगेटिव, है ना। ऐसे आप समझिए, समझाने के लिए देखिए, ऐसे आप समझिए, ये आपका ग्राफ जैसे है, ठीक है। और एक एपी है जो यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है और धीरे धीरे घटती हुई आ रही है। मान लीजिए ये कोई टर्म है, फिर ये कोई टर्म है, ये कोई टर्म है, ये कोई टर्म, ठीक है। यहाँ से आपकी एपी घटती हुई 11.6 पर 0 हो गई। अब इसके बाद जैसे ही घटना शुरू होगी 11.7 पे या 11.8 पे, वो रहेगी तो
निगेटिव, ठीक है, रहेगी निगेटिव, लेकिन हमको इंटीजर वाला कोई होल नंबर में टर्म चाहिए, तो वो 12th टर्म हो जाएगा, वो 12th टर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो 11.6 रहेगा, ठीक है, 11.6 टर्म रहेगा, तो वो हमें लेना नहीं। तो 12th टर्म इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म। बात क्लियर है, 12th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट। और वैसे आपका टाइम हो चुका है हमें लगता है ना। Find the 20th term of a AP whose 7th term is 24 less than the 11th term. First term is 12, है ना। फर्स्ट टर्म इन्होंने a की वैल्यू हमको दे दी है, वो कितनी है, a की वैल्यू आपकी 12 है। उसके बाद इन्होंने क्या है, फाइंड द 20th टर्म निकालना, ठीक है। 7th टर्म जो है वो क्या है, 24 लेस है। जो आपका 7th टर्म ये है, a 7th टर्म है, और दूसरा कौन सा है, a 11th टर्म है, ठीक है। तो a 7th टर्म जो है वो 24 कम है, किससे, 11th वाले। तो अगर हम लोग बीच में इस इक्वल टू का साइन लगाना चाहें, अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 7th वाला क्या है, 24 कम है, तो अगर हम इसमें 24 ऐड कर दें तो अब तो बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं ना, अब तो दोनों इक्वल हो गए होंगे, बोलिए जी। हाँ, तो अब आपको पता है a7 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। a7 की वैल्यू आप पुट करिए फटाफट, a प्लस n-1d, n की वैल्यू सीधे सीधे 7 हम लोग पुट कर दें, ठीक है। n की वैल्यू सीधे सीधे n-1 और d की वैल्यू आपको 12 है, ठीक है। a प्लस n-1d और प्लस का ये आपका 24 हो गया, इज इक्वल टू इधर a प्लस n-1, n आपका यहाँ हो जाएगा 11-1, n-1 और d, ठीक है। आप कटम पेटम करो तो आपका ये a से आपका ये a चला जाए, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 6d, ठीक है, प्लस का 24, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 10d। बात समझे। तो अब 10d की तरफ अगर हम लोग 6d ले जाएं तो ये कितना बचेगा, 4d, और इधर बचेगा आपका 24। तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। d की वैल्यू आ गई आपकी 6, है ना। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, अब बचा क्या है, 20th टर्म निकालना था, हो गया क्वेश्चन। a 20th अगर आपको निकालना है तो a प्लस 20-1d, ठीक है। a की वैल्यू आपको गिवन है 12 प्लस ये हो गया 19, और d की वैल्यू आपने निकाल ली है 6। ये आपका 20th टर्म आ गया है। वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से, 20th टर्म ये क्या होगा, बोलिए जी, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए बेटा। 126 आ रहा है क्या, हाँ 126, ठीक है। इसमें देखिए ये कह क्या रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। 8th टर्म दे रखा है AP का 0, तो 8th टर्म हमको nth टर्म का फार्मूला तो पता ही है, तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, a8 क्या होगा, a प्लस n-1, n मतलब 8-1 d, यही तो होगा। और ये टर्म आपका क्या है, 8th टर्म ऑफ एन 0, ये है आपका 0, तो ये आप 0 के इक्वल रख लीजिए, है ना। 8th टर्म हो गया a प्लस n-1d, यही तो होता है। क्या चीज़, हाँ सेंटर पे ही होंगे कहीं ना कहीं। ये आपका हो जाएगा 7d, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा a आपका, a आ गया आपका यहाँ से माइनस का 7d, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या पूछी जा रही है, प्रूव दैट इट्स 38 टर्म। तो 38 टर्म कौन सा होगा बच्चे, 38 a 38 कौन सा होगा, a प्लस 37d, है ना। d उससे एक कम होता, 38 निकालना तो 37d, या फिर हम 38-1 कर दे जैसे यहाँ किया था, ये हो गया। इसके बारे में कुछ बात की जा रही है कि ये वाला टर्म क्या है, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th, ये चीज़ प्रूफ करनी है। अच्छा, तो 38 a की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लें, यहाँ से -7d पुट कर लें, -7d, ठीक है, प्लस 37d, ये है ही है। तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपका 30d, ठीक है, 30d हो गया, क्लियर। अब देखते हैं हम 18th टर्म क्या है, तो निकालते हैं जरा 18th टर्म। a18 टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो a प्लस क्या हो जाएगा 17d। अच्छा, a की वैल्यू फिर से यहाँ से उठा के पुट कर दो, इसमें कितना है माइनस का 7d प्लस का 17d, तो यहाँ से कितना ये बच रहा आपका 10d, ठीक है। तो अब आप देखिए
18th टर्म कितना है 10d, 38th टर्म क्या है 30d, तो ये 3 टाइम्स है कि नहीं है उससे। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा था कि आप प्रूफ करिए कि 38 वाला टर्म जो है वो है ट्रिपल 18th पे, है ना। तो 18th का 10d है, इसका 30d है, तो ट्रिपल है कि नहीं है, देखने से लग रहा है कि नहीं भाई। 10d से ये 13d, ये ट्रिपल है, सिंपल है, बात क्लियर है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए फटाफट। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताइए, कितने नंबर होंगे, हैं 2 डिजिट नंबर बताइए जो कि डिविजिबल हो 3 से। इसमें बड़ी आसान चीज़ है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हैं 3, तो पहला कौन सा 2 डिजिट है, स्टार्ट तो 10 से होता, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है आपका, तो 12 और इसके आगे फिर क्या हो जाएगा 15, है ना, फिर 18 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप बढ़ते जाइए तो लास्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा 99, और वो डिविजिबल भी है, तो इसका मतलब लास्ट हो गया आपका 99। ये आपकी सीरीज़ बन गई, और जैसे ही आप ये सीरीज़ बनाएंगे देखेंगे तो यहाँ आप कहेंगे a की वैल्यू है 12, और कहेंगे d की वैल्यू है 3, और कहेंगे लास्ट टर्म l की वैल्यू है 99, ठीक है, ये चीज़ बोलेंगे। तो अब सारी चीज़ें दे रखी हैं, अब हम देख लें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने टर्म है, वही तो पूछ रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं इसके बीच में। तो आप देख लीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, है ना। n की वैल्यू निकालनी है, a n नहीं लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है, तो l की वैल्यू सीधे सीधे लिखो, ये l की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, l की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 99, a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 12, प्लस n निकालना है कितने नंबर हैं बीच में -1, d की वैल्यू आप देख रहे हैं 3, तो इसको सिंपल सा है सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। ये आपका 99 हो गया इज इक्वल टू ये 12 प्लस ये आपका 3n माइनस 3, है ना। तो 12 से ये 3 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 इधर आ जाएगा, तो उसके बाद सीधे सीधे देखेंगे आप n की वैल्यू आ रही है 30, इसको अगर इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया कि आपके 30 ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 डिजिट होंगे और डिविजिबल होंगे 3 से, ठीक। क्वेश्चन हो गया, ये भी क्लियर है बेटा। बाकी लोग ऑनलाइन बताइए, रोहित क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, फट से इसको रफ पे ट्राई मारिए खटाखट, देखिए ऑनलाइन में जो लोग हो अपने आप इसको करके बताओ। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन। किसका आया बेटा, कितना आसान है, टर्म आपको एपी के दे रखे हैं सामने। वन, चलो अभी देखते ये आपकी एपी है। तो एपी में ये हमको सबको पता है कि जो आपका मिडिल टर्म होता है, जैसे इसमें ये है 4n-1, अगर इसका हम लोग 2 टाइम्स कर दें तो ये बाकी के सम के बराबर होगा, है ना। ये n-2 एक ये, और दूसरा सम कर लीजिए ये आपका 5n+2, तो बस यहीं से n की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो गया आपका 8n-2 इज इक्वल टू ये n और 5n हो गया आपका टोटल 6n, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो 8n की तरफ अगर हम लोग 6n ले आए तो ये आपका बचेगा 2n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। यही हमको लगता है सबकी आ रही थी, कितना आसान था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको एक बार ट्राई मारिए। ये pth टर्म अगर दे रखा है तो फर्स्ट टर्म हम नहीं निकाल लेंगे। आपको अगर pth टर्म किसी का पता है क्या है 2p+1, तो फर्स्ट निकालने में अब कौन सी बड़ी बात है भाई, बस p की जगह फर्स्ट डाल दीजिए, फर्स्ट, ठीक है। जहाँ p था वहाँ 1 डाल दीजिए, ये कितना हो गया 2 3 हो गया, है ना। ऐसे ही अगर सेकेंड निकालना है 2p+3 है, ठीक, चलो 3 कर लो, इसमें क्या।
तो ये 2p+3 है आपकी, तो यहाँ भी आपका 3 हो गया, तो ये आपकी आ गई 5। ये ऐसे सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3, ये हो गया 7। ठीक है, बस बन गई। बहुत ज़्यादा थर्ड निकालो ना निकालो कोई बात नहीं है। आपकी AP क्या बन गई, AP हो गई आपकी 5, जिस फर्स्ट टर्म हो गया, 7 आपका सेकेंड टर्म हो गया। कितना कॉमन डिफरेंस हो गया 2 हो गया ना, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा नेक्स्ट, और 11 हो जाएगा उसका नेक्स्ट। बस बात खत्म है, इनफाइनाइट कर, क्योंकि कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि कितने टर्म है। बस ये आपकी AP बन गई, बहुत ज़्यादा आसान था। ये भी विशेष समझ में आया बेटा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, कितने टर्म्स हैं, इसको करना तो और ज़्यादा आसान है। सीरीज को जैसे आप देखोगे, बोलोगे आपकी A की वैल्यू है 4, उसके बाद आप बोलोगे D की वैल्यू है कितनी 3, और बोलोगे लास्ट टर्म L की वैल्यू है आपकी 148। ये चीज़ें आप बोल दोगे, और फिर आप कहोगे हमें फार्मूला पता है L = A + n-1D, है ना। n क्या है, टोटल नंबर कितने टर्म है, ठीक है। तो L आपको दे रखा है यहाँ पे 148 = A आपको दे रखा है 4 + n की वैल्यू निकालनी है, और D की वैल्यू आपका है 3। इसको सॉल्व कर दीजिए। 148 प्लस का = हो गया, ये आपका 4 आ गया, और फिर प्लस ये आपका आ गया 3n-3, ठीक है। तो 4 से 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा आपका, ये तो आपका 147 फिर बचेगा, है ना। प्लस का क्योंकि रहेगा, इधर आ जाएगा, ये 3n आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कितनी 49, ठीक है। बस हो गया, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं था।